नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त साम्राज्य। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। कौशाम्बी दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है और कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है। दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और इनका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी तक था। गुप्त श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था, यानी कि दोस्तों श्रीगुप्त के पुत्र घटोत्कच था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, जो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, गुप्त संवत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने ही शुरू किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी दोस्तों समुद्रगुप्त था, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था और दोस्तों इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को दोस्तों कविराज भी कहा जाता है और समुद्रगुप्त विष्णु जी के उपासक माने जाते थे। समुद्रगुप्त दोस्तों संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान है उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। दोस्तों, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। दोस्तों, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक दोस्तों समुद्रगुप्त ही था और गया नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। दोस्तों, गया नालंदा वर्तमान में बिहार में है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी यानी कि दोस्तों समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री यानी कि फाहियान ये चाइना से भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही आया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय और शकों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विजय हुए थे। और दोस्तों जब चंद्रगुप्त द्वितीय विजय हुए थे तो उन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैन विद्या के 2 प्रमुख केंद्र थे। दोस्तों, उज्जैन वर्तमान में मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे है। अनुश्रुति दोस्तों एक व्यक्ति थे और इनके अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। और दोस्तों इस नवरत्न में कालिदास, धवंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वरामिहिर और वरुचि जैसे विद्वान थे। इनमें दोस्तों धवंतरी और छपनक फलित ज्योतिष के विद्वान थे, अमर सिंह कोशकार थे, शंकु वास्तुकार, वेताल भट्ट घटकरपर और वरामिहिर खगोल विज्ञानी थे। इसके अलावा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का सांधिविग्रही सचिव वीरसेन था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। दोस्तों, उदयगिरी की पहाड़ी वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। दोस्तों, वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा और शब्द का प्रकांड पंडित और एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। दोस्तों, कुमारगुप्त का एक और नाम है गोविंद गुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था और स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। दोस्तों, गिरनार पर्वत वर्तमान में गुजरात में है। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। दोस्तों, सौराष्ट्र भी गुजरात में ही है। दोस्तों, स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था भारत में। और दोस्तों गुप्त साम्राज्य का अंतिम जो शासक था वो विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक गोपना कहा जाता था। इसके शासक को
गोपना कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। और दोस्तों पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। और दोस्तों ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। दोस्तों गुप्त साम्राज्य में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है कृषि करने योग्य भूमि को दोस्तों क्षेत्र कहा जाता था। वास करने योग्य भूमि यानी कि जिस भूमि पर रहा जाता था उसे वास्तु कहा जाता था। पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। और ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे सिल कहा जाता था। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे अप्रहत कहा जाता था। और दोस्तों रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। गुप्त काल में उज्जैन, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के क्षिप्रा नदी के किनारे है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था गुप्त साम्राज्य में। गुप्त राजाओं ने सबसे ज़्यादा दोस्तों स्वर्ण मुद्राएं जारी की और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है। 10 अवतार मंदिर दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, दोस्तों पंचतंत्र संस्कृत में लिखा गया था जिसके लेखक विष्णु शर्मा है। और पंचतंत्र को ही दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। दोस्तों गुप्त राजाओं की जो शासकीय भाषा थी वो संस्कृत मानी जाती है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। दोस्तों मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही माना जाता है और त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। और दोस्तों सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों गुप्त काल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी नगरों का क्रमिक पतन। दोस्तों एसएससी 2002 में एक पूछा गया सवाल है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। अगर दोस्तों आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।